ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। शादी के फेरे शुरू होने में अभी कुछ देर का वक्त बाकी था। शादी की लाइटिंग और हेवी मेकअप और ज्वेलरी की वजह से अनिका के माथे पर हल्का हल्का पसीना नजर आने लगा था, जिसे देखकर श्रेया ने मेकअप आर्टिस्ट को बुलाते हुए कहा, देखो दुल्हन के माथे से पसीना आ रहा है, जरा फिर से टचअप कर दो। मेकअप आर्टिस्ट ने अनिका का चेहरा देखते हुए कहा, श्रेया जी, मुझे लगता है हमें कमरे में चलकर टचअप करना चाहिए। वैसे भी अभी शादी शुरू होने में कुछ वक्त बाकी है। शुरुआती फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद श्रेया अनिका को फिर से मंडप के पास ही बने एक ड्रेसिंग रूम में ले गई। रोहित के साथी भी उसे जेंट्स ड्रेसिंग रूम में ले गए। मेकअप आर्टिस्ट दोबारा से अनिका का टचअप करने लगी। तभी अचानक अनिका का सेल फोन बजने लगा। जब अनिका ने अपने मोबाइल फोन पर नंबर फ्लैश होते हुए देखा तो वो चौंक गई। रानी आलिसा अनिका को कॉल लगा रही थी। वैसे रानी आलिसा ने अनिका को जिस नंबर पर कॉल किया था वो ब्लैक कैट का ऑफिशियल नंबर था। जब अनिका ने कॉल रिसीव किया तब रानी आलिसा की धीमी आवाज अनिका के कानों पर पड़ी। रानी आलिसा ने अनिका से कहा, ब्लैक कैट, कहाँ हो तुम? क्या तुम्हें पता भी है आज किंग की शादी अनिका के साथ हो रही है? देखो, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम अब तक ये जान चुकी होगी कि किंग का असली रूप क्या है, उसका नाम क्या है और वो क्या करता है। इससे पहले कि अनिका रानी आलिसा की किसी बात का कोई जवाब दे पाती, रानी आलिसा ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, देखो, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम उन लड़कियों में से नहीं हो जो चुपचाप तमाशा देखती रहो। अपने हक के लिए आगे बढ़कर अपने अधिकारों को अच्छी तरह से हासिल करना तुम जानती हो। तुम अब तक यहाँ पर आई क्यों नहीं? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मुझे लगा था कि तुम किसी फिल्मी हीरो की तरह यहाँ पर आओगी और शादी को रोकोगी और अपने साथ रोहित को भगा कर ले जाओगी, मगर तुम तो डरपोक निकली। अब तक यहाँ पहुँची क्यों नहीं? इससे पहले कि रानी आलिसा अपनी बात आगे बढ़ाती, अनिका ने धीमी आवाज में रानी आलिसा से कहा, मैं यहीं पर हूँ। अनिका की बात सुनकर रानी आलिसा चौंक गई। कुछ देर तक खामोश रहने के बाद रानी आलिसा ने अनिका से कहा, क्या बोल रही हो तुम? ब्लैक कैट, तुम यहीं पर हो? कहाँ हो तुम? मैं अभी तुम्हें मिलने आती हूँ। तभी अनिका ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, मैं दुल्हन के मेकअप रूम में हूँ। अनिका की यह बात सुनकर रानी आलिसा के होश उड़ गए। रानी आलिसा ने अनिका से कहा, तुम वहाँ कैसे पहुँच गई? अरे, तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा बहादुर निकली। अच्छा, तो प्लानिंग क्या है तुम्हारी? क्या तुम दुल्हन को बेहोश करके रोहित को किडनैप करके अपने साथ लेने आई हो? देखो, मैं तुम्हें वार्न कर देती हूँ कि मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ही टैलेंटेड और ताकतवर हो, मगर रोहित के सिक्योरिटी को हल्के में मत लेना। वो लोग तुम्हें आसानी से पकड़ लेंगे। तुम इतनी आसानी से रोहित को यहाँ से किडनैप करके नहीं ले जा सकती। रानी आलिसा की इस बात पर उसको अनिका जवाब देते हुए कही, मगर मैं उन्हें क्यों किडनैप करूंगी? रानी आलिसा कुछ देर के लिए ब्लैक कैट के इस जवाब को समझने की कोशिश करने लगी। फिर अचानक ही अपने मन ही मन को सोचने के बाद रानी आलिसा ने जवाब देते हुए कहा, इसका मतलब तुम रोहित को किडनैप करने आई हो? मतलब कि तुम... इसके बाद आगे बोलने से पहले रानी आलिसा ने अपने आप को रोक लिया और कुछ देर बाद दबी हुई आवाज में अनिका से कहा, क्या तुम यहाँ पर दुल्हन की जान लेने आई हो? रानी आलिसा की ये बात सुनकर अनिका के होश उड़ गए। इससे पहले कि अनिका इस बात का कोई जवाब दे पाती, रानी आलिसा ने अनिका से कहा, देखो, ऐसा मत करना। मैं जानती हूँ कि तुम अपने प्यार को हासिल करने यहाँ तक आई हो, मगर इस तरह से किसी की जान लेना ठीक नहीं होगा। अगर तुमने अनिका की जान ले ली तो सोचो उसके बच्चों का क्या होगा, और फिर रोहित भी तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। रानी आलिसा का ये तर्क और ये बातें सुनकर अनिका के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तभी रानी आलिसा ने कुछ ऐसा कहा जो सुनकर खुद अनिका के होश उड़ गए। रानी आलिसा ने अनिका से कहा, देखो, मैं दुल्हन के मेकअप के रूम के बाहर ही खड़ी हूँ, तुम दरवाजे पर आकर मुझसे मिलो। रानी आलिसा दुल्हन के ड्रेसिंग रूम के बाहर खड़ी थी। ये बात सुनकर अनिका हैरान रह गई। तभी रानी आलिसा ने फोन पर धीमी आवाज में बात करते हुए कहा, देखो, तुम कुछ भी कदम उठाने से पहले एक बार मुझे मिल लो।
तुम्हारी ही तरह मैं भी अनिका से नफरत करती हूँ, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हम 3 बच्चों की माँ की जान को ले लें। अनिका की जान के साथ कई लोगों की जिंदगियां जुड़ी हैं। तुम कोई भी ऐसा वैसा कदम उठाने से पहले एक बार मुझसे मिल लो। तुम दरवाजे के पास आओ, मैं अंदर आ रही हूँ। जैसे ही रानी आलिसा ने अनिका को ये बात कही, अनिका ने रानी आलिसा को रोकते हुए कहा, नहीं नहीं, आप अंदर मत आना। एक काम कीजिए, आप होटल के प्रेसिडेंशियल स्वीट नंबर 2 में जाइए, मैं वहीं पर आकर आपसे मिलती हूँ। रानी आलिसा ने इस बार ब्लैक कैट के साथ कोई दलील न करते हुए ब्लैक कैट की बात मान ली और होटल के टॉप फ्लोर पर बने प्रेसिडेंशियल स्वीट नंबर 2 में चली गई। जब रानी आलिसा प्रेसिडेंशियल स्वीट नंबर 2 के पास पहुंची, तब उन्होंने देखा कि प्रेसिडेंशियल स्वीट का दरवाजा लॉक था। रानी आलिसा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ब्लैक कैट ने उसे यहाँ क्यों बुलाया था। तभी अचानक लिफ्ट का दरवाजा खुला और रानी आलिसा ये देखकर चौंक गई कि उसके सामने दुल्हन के जोड़ी में अनिका खड़ी थी। अनिका बेहद खूबसूरत नजर आ रही थी, मगर अभी भी अनिका की आंखों में काफी नींद थी। बावजूद इसके रानी आलिसा मन ही मन अनिका की खूबसूरती को देखकर काफी इम्प्रेस हो गई थी, मगर फिर भी अपनी शक्ल पर अनिका के लिए जलन न दिखे, इसका पूरा ख्याल रखते हुए रानी आलिसा अनिका को देखकर मुस्कुराने लगी और अनिका के कंधे पर एक हाथ रखकर कहने लगी, काफी अच्छी लग रही हो तुम। वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो इस वक्त नीचे होना चाहिए, किसी भी वक्त तुम्हारे फेरे शुरू हो सकते हैं। अनिका ने सोच लिया था कि वो रानी आलिसा को अपने बारे में सब कुछ सच सच बता देगी, मगर अनिका ये बात रानी आलिसा को यहाँ बाहर होटल के कॉरिडोर में खड़े होकर नहीं कहना चाहती थी। इसलिए अनिका ने अपने पर्स से प्रेसिडेंशियल स्वीट का की कार्ड निकाला और कमरे का दरवाजा खोल दिया। प्रेसिडेंशियल स्वीट का दरवाजा खुलते हुए देखकर रानी आलिसा काफी परेशान नजर आने लगी। रानी आलिसा ने अपने मन में कई तरह की बातें सोच ली। रानी आलिसा को अब पक्का यकीन हो गया था कि ब्लैक कैट ने पूरी प्लानिंग की थी। ब्लैक कैट को पता था कि अनिका ऊपर प्रेसिडेंशियल स्वीट में आ रही थी और इसीलिए ब्लैक कैट ने उसी कमरे के अंदर अनिका को मारने की पूरी प्लानिंग कर रखी थी। इसका मतलब साफ था कि ब्लैक कैट प्रेसिडेंशियल स्वीट के अंदर मौजूद थी। रानी आलिसा ये बात भी अच्छी तरह से जानती थी कि किसी भी कमरे के अंदर जाने के लिए ब्लैक कैट को किसी चाबी की जरूरत नहीं पड़ती थी। जैसे ही अनिका रानी आलिसा को प्रेसिडेंशियल स्वीट के अंदर ले गई, रानी आलिसा प्रेसिडेंशियल स्वीट के चारों ओर ब्लैक कैट को ढूंढने लगी। रानी आलिसा के चेहरे पर परेशानी बढ़ती रही। वो अचानक प्रेसिडेंशियल स्वीट के अंदर जाकर यहाँ वहाँ अपनी नजरें घुमाकर ब्लैक कैट को ढूंढ रही थी। तभी अनिका ने रानी आलिसा से पूछा, क्या हुआ? यहाँ आप किसे ढूंढ रही हैं? अनिका की बात सुनते ही रानी आलिसा झूठ मूठ हंसते हुए अनिका से कहने लगी, अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मैं तो तुम्हारी प्रेसिडेंशियल स्वीट देख रही थी। वाकई में काफी अच्छा होटल बनाया है। इतना अच्छा कमरा तो हमारे फ्रांस के होटलों में भी नहीं होता। ये सारी बातें करते हुए रानी आलिसा यहाँ वहाँ घूमकर ब्लैक कैट को ढूंढने की कोशिश करने लगी, मगर उन्हें ब्लैक कैट कहीं नजर नहीं आ रही थी। कमरे के कोने में बने एक सोफा पर बैठते हुए अनिका ने रानी आलिसा से कहा, आइए बैठिए, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। रानी आलिसा का ध्यान अनिका की बातों पर बिल्कुल नहीं था, बल्कि वो यहाँ वहाँ देखकर ये पता करना चाहती थी कि आखिर ब्लैक कैट कहाँ छुपी थी और वो कहाँ से अटैक करने वाली थी। रानी आलिसा की सांसें थमने लगी थी। वो जानती थी कि ब्लैक कैट किसी खतरनाक मकसद से प्रेसिडेंशियल स्वीट में पहले से घुस आई थी, मगर इस वक्त रानी आलिसा नहीं जानती थी कि ब्लैक कैट कहाँ थी। बस वो किसी तरह ब्लैक कैट को रोकना चाहती थी। हालांकि रानी आलिसा खुद भी अनिका से काफी नफरत करती थी, मगर वो अनिका को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ नहीं देख सकती थी। वो किसी तरह से ब्लैक कैट को रोकना चाहती थी। अनिका रानी आलिसा से बात करना चाहती थी, मगर रानी आलिसा का ध्यान कहीं और था। अचानक रानी आलिसा की नजरें प्रेसिडेंशियल स्वीट के बने बाथरूम के दरवाजे पर पड़ी। अचानक रानी आलिसा के दिमाग में एक ख्याल आया और अनिका की ओर देखकर रानी आलिसा कहती रही, माफ करना, क्या मैं तुम्हारा वॉशरूम यूज कर सकती हूँ? अनिका ने भी बड़ी ही कैजुअली इस बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ प्लीज योर मैजेस्टी, फ्री कॉल। अनिका का जवाब अभी पूरा भी नहीं हुआ था कि रानी आलिसा अपनी जगह से खड़ी होकर वॉशरूम के अंदर चली गई। जब रानी आलिसा वॉशरूम के अंदर गई तब उसने इस बात का यकीन था कि ब्लैक कैट वहीं कहीं छुपी थी। वॉशरूम के चारों तरफ नजरें डालने के बाद रानी आलिसा हैरान रह गई।
ब्लैक कैट कहीं नजर नहीं आ रही थी। ब्लैक कैट प्रेसिडेंशियल स्वीट में कहीं भी नजर नहीं आ रही थी और वॉशरूम में भी कहीं नजर नहीं आ रही थी। फिर आखिर ब्लैक कैट थी कहाँ? ये बात रानी आलिसा सोच सोचकर काफी परेशान हो रही थी। वॉशरूम के अंदर से ही रानी आलिसा ने ब्लैक कैट को कॉल लगा दिया। बाहर बैठी अनिका ने जब अपने मोबाइल पर रानी आलिसा का नंबर फ्लैश होते हुए देखा, तब अनिका ने तुरंत कॉल रिसीव किया। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुआ, वॉशरूम के अंदर मौजूद रानी आलिसा की धीमी आवाज अनिका के कानों पर पड़ी। रानी आलिसा कह रही थी, अरे ब्लैक कैट, तुम कहाँ हो? देखो, कोई भी ऐसा वैसा कदम मत उठाना। तुम्हारी जो भी प्लानिंग है वो पहले एक बार मुझे बता देना। मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगी, मगर किसी की जिंदगी के साथ तुम्हारे खिलवाड़ करने नहीं दूंगी। देखो, अगर तुम रोहित को किडनैप करना चाहती हो तो मैं जरूर तुम्हारा साथ दूंगी। आज रात को ही हम रोहित को किडनैप कर लेंगे। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम कितनी खतरनाक हो और अपना प्यार पाने के लिए किस हद तक जा सकती हो। मगर जरा सोचो, अनिका 3 बच्चों की माँ है, और फिर अगर तुमने अनिका को मार दिया तो रोहित को एक न एक दिन जरूर पता चल जाएगा कि अनिका की मौत के पीछे तुम्हारा हाथ था। फिर वो तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। जरा समझने की कोशिश करो और ठंडे दिमाग से काम लो। मुझे बताओ, इस वक्त तुम कहाँ हो? रानी आलिसा की ऐसी बातें सुनकर अनिका के चेहरे पे मुस्कान आ गई। अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि रानी आलिसा अब तक ये बात जान क्यों नहीं पाई थी कि अनिका और ब्लैक कैट 2 अलग अलग आइडेंटिटीज जरूर थी, मगर वो एक ही इंसान थी। अनिका ने भी धीमी आवाज में जवाब देते हुए कहा, रानी साहिबा, मैं प्रेसिडेंशियल स्वीट में ही मौजूद हूँ। जैसे ही अनिका ने जवाब दिया, तुरंत वॉशरूम का दरवाजा खुला और रानी आलिसा बाहर आई। जब रानी आलिसा ने अनिका को सामने बैठा हुआ देखा तो उन्होंने एक लंबी राहत की सांस ली। जब ब्लैक कैट ने रानी आलिसा से ये कहा था कि वो प्रेसिडेंशियल स्वीट के कमरे में ही मौजूद थी, तब वॉशरूम में खड़ी रानी आलिसा को ऐसा लगा था कि ब्लैक कैट अनिका को मारने के लिए प्रेसिडेंशियल स्वीट के अंदर दाखिल हो चुकी थी। मगर जब रानी आलिसा ने अनिका को सेफ और सुरक्षित देखा, तब उन्होंने एक राहत की सांस ली और फिर से ब्लैक कैट को यहाँ वहाँ ढूंढने लगी। अनिका सोच रही थी कि एक देश की रानी होने के बावजूद इतनी सिंपल और सीधी बात रानी आलिसा के दिमाग में कैसे नहीं जा रही थी। ये बात अनिका की समझ के बाहर थी। तभी रानी आलिसा की नज़र प्रेसिडेंशियल स्वीट के कोने में बने वार्डरोब पे पड़ी और रानी आलिसा ने मन ही मन ये तय कर लिया था कि हो न हो ब्लैक कैट उस वार्डरूम के अंदर मौजूद थे। फिर से कमरे की तारीफ करते हुए धीरे धीरे रानी आलिसा उस वार्डरोब की ओर अपने कदम आगे बढ़ाने लगी। तब अनिका को ये किसी फिल्म के कॉमेडी सीन से कम नहीं लग रहा था। अनिका को मन ही मन काफी हंसी आ रही थी, मगर रानी आलिसा के सामने अनिका ने अपनी हंसी कंट्रोल कर रखी थी। वार्डरोब के पास पहुंचकर रानी आलिसा ने अनिका की ओर देखते हुए कहा, काफी अच्छा वार्डरोब है, काफी मजबूत लकड़े से बनाया गया है ये वार्डरोब। अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि एक देश की महारानी इस तरह की बातें क्यों कर रही थी। दरअसल रानी आलिसा किसी तरह वार्डरोब का दरवाजा खुलने का बहाना ढूंढ रही थी। वार्डरोब के हैंडल पर हाथ रखते हुए रानी आलिसा ने अनिका की ओर देखकर कहा, अगर तुम बुरा न मानो तो मैं इस वार्डरोब को अंदर से एक बार देखना चाहती हूँ। बिल्कुल इसी तरह का वार्डरोब मैं अपने बेडरूम में भी बनवाऊंगी। इससे पहले कि अनिका हाँ या ना कह पाती, रानी आलिसा ने वार्डरोब को खोल दिया। मगर रानी आलिसा ये देखकर हैरान हो गई कि वार्डरोब के अंदर भी ब्लैक कैट कहीं नहीं दिखाई दे रही थी। आखिर ब्लैक कैट कहाँ थी, ये बात अब रानी आलिसा को समझ नहीं आ रही थी। वार्डरोब के एक दरवाजे के पीछे छुपकर रानी आलिसा ने फिर से ब्लैक कैट को कॉल लगाया। सोफे पर बैठी अनिका को ये सारी चीजें देखकर काफी हंसी आ रही थी, मगर किसी तरह अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए अनिका ने कॉल रिसीव किया। तभी रानी आलिसा की आवाज अनिका के कानों पर पड़ी। रानी आलिसा काफी धीमी और फुसफुसाती हुई आवाज में फोन पर बात करते हुए कह रही थी, अब कहाँ हो तुम, बताओ कि मुझे। अनिका ने भी बिल्कुल धीमी आवाज में इस बात का जवाब देते हुए कहा, आप एक काम कीजिए, वार्डरोब बंद कर दीजिए, मैं आपको नजर आ जाऊंगी। जैसे ही रानी आलिसा ने ब्लैक कैट की ये बात सुनी, वार्डरोब के दरवाजे के पीछे छिपी रानी आलिसा की आंखें फटे की फटे रह गई। धीरे धीरे रानी आलिसा ने अपना चेहरा वार्डरोब के पीछे से बाहर निकाला। रानी आलिसा ने ये देखा कि सामने सोफे पर अनिका बैठी थी। कमरे से और कोई नजर नहीं आ रहा था। धीरे धीरे रानी आलिसा के चेहरे की परेशानी हैरानी में बदल गई। रानी आलिसा ने अनिका के हाथ में फोन देखा और फिर वो उसी हैरानी से अपने हाथ में अपना फोन देखने लगी।
लगभग 1-1.5 मिनट तक रानी आलिसा कभी अनिका का चेहरा देखती तो कभी अपने हाथ में फोन पकड़ा हुआ। फिर अचानक अनिका ने अपना फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। जैसे ही अनिका ने फोन डिस्कनेक्ट किया, यहाँ रानी आलिसा का ब्लैक कैट के साथ कनेक्टेड कॉल भी डिस्कनेक्ट हो गया। जब सारी बात एक एक करके रानी आलिसा को समझ में आई, तब अचानक ही रानी आलिसा जोर जोर से हंसने लगी। कुछ देर तक जोर जोर से हंसने के बाद अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए रानी आलिसा ने एक हाथ अपने पेट पर रख दिया और अनिका की ओर देखकर कहा, अरे मैं तो पहले से जानती थी कि तुम ही ब्लैक कैट हो। अनिका भी अच्छी तरह से जानती थी कि रानी आलिसा को अपने आप पर काफी एम्बैरेसमेंट फील हो रही थी, क्योंकि रानी आलिसा ने पहले ही अनिका को नहीं पहचाना था। मगर अनिका भी देखना चाहती थी कि रानी आलिसा कितनी देर और एक्टिंग कर सकती थी। अनिका की ओर अपनी तरफ से देखते हुए नोटिस करके रानी आलिसा ने अनिका से कहा, क्या हुआ, तुम मुझे बेवकूफ तो नहीं समझ रही ना? अनिका ने बस ये बात सुनकर सिर्फ ना में अपना सर हिला दिया। तभी अचानक कमरे के अंदर भूमिका दाखिल हुई और रानी आलिसा को अनिका के सामने देखकर भूमिका ने कहा, योर हाइनेस, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप यहाँ नहीं हो सकती। भूमिका को वहाँ इस तरह देखकर रानी आलिसा चौंक गई। जैसे ही भूमिका ने रानी आलिसा को अनिका के कमरे में देखा, भूमिका रानी आलिसा के पास आई और उसे कंधे से पकड़कर बाहर ले जाते हुए कहने लगी, योर मैजेस्टी, अभी इस वक्त आपको यहाँ नहीं होना चाहिए। ये मेरी होने वाली भाभी और मेरे भाई के लिए काफी प्राइवेट मोमेंट है। आज के दिन कोई इन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकता। रानी आलिसा हैरान होकर भूमिका को देखने लगी। आज से पहले रानी आलिसा के साथ किसी ने इस तरह से बिहेव नहीं किया था। रानी आलिसा ने भूमिका का हाथ अपने कंधों से हटाते हुए कहा, ये तुम किस तरह से बात कर रही हो मेरे साथ? और अभी तो तुम्हारा भाई इस कमरे में है भी नहीं, फिर कैसा प्राइवेट मोमेंट? अनिका ने फिर से रानी आलिसा के कंधों पर हाथ रख दिया और उन्हें बाहर की ओर ले जाते हुए कहने लगी, वो जो कुछ भी हो, आज के दिन उन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। रानी आलिसा के बारे में भूमिका अच्छी तरह से जानती थी। भूमिका जानती थी कि रानी आलिसा को रोहित के लिए कितनी फीलिंग्स थी, और भूमिका को इस बात का डर भी था कि आज के दिन रानी आलिसा कोई चाल चल के शादी में कोई बड़ा बवाल न खड़ा करे। इसलिए एहतियात के तौर पर रानी आलिसा को भूमिका अनिका से दूर ही रखना चाहती थी। आज से पहले रानी आलिसा को कभी भी किसी ने इस तरह से कमरे से बाहर जाने के लिए नहीं कहा था। रानी आलिसा के लिए ऐसा बर्ताव बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर था। इसलिए भूमिका का हाथ फिर से अपने कंधे से हटाते हुए रानी आलिसा ने अपनी आवाज कड़क करते हुए भूमिका से कहा, तुम जानती भी हो तुम किससे बात कर रही हो? तुम जिस तरह से मुझे बिहेव कर रही हो वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तभी भूमिका ने अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए रानी आलिसा से कहा, देखिए, आप रानी हैं मगर फ्रांस की, और ये इंडिया है, और ये मेरा देश है। मैं आपकी प्रजा नहीं हूँ और ना ही मैं आपकी बातें मानने के लिए बंधी हूँ। ये एक प्राइवेट फंक्शन है और इस प्राइवेट फंक्शन में किसी भी बाहर के इंसान को दखल अंदाजी करते हुए मैं नहीं देख सकती। रानी आलिसा की इससे ज्यादा इंसल्ट पूरी जिंदगी में कभी नहीं हुई थी। वो हैरान होकर अपने पीछे खड़ी अनिका को देखती रही, मगर भूमिका धीरे धीरे रानी आलिसा को कमरे से बाहर ले जा रही थी। अनिका भी चुपचाप खड़ी रानी आलिसा को कमरे से बाहर जाती हुई देखती रही। अनिका ने भूमिका को रोकने की कोशिश भी नहीं की, मगर अंदर ही अंदर अनिका को रानी आलिसा पर काफी दया भी आ रही थी। रानी आलिसा को रोहित से प्यार था और आज रोहित की शादी होने वाली थी, और उसी दिन रानी आलिसा को पता चलता है कि जिस ब्लैक कैट को वो अनिका की सौतन समझ रही थी, वो ब्लैक कैट दरअसल खुद ही अनिका थी। इससे ये भी बात साबित होती थी कि रोहित अनिका से कितना प्यार करता था। ऐसी बातों का खुलासा होने के बाद भूमिका का इस तरह का बर्ताव रानी आलिसा के लिए बर्दाश्त से बाहर हो रहा था, मगर किसी तरह रानी आलिसा अच्छी तरह से जानती थी कि ये उनका देश नहीं था और यहाँ उनका राज नहीं चलने वाला था। चुपचाप भूमिका के कहने पर रानी आलिसा भूमिका के साथ कमरे से बाहर निकल गई। कुछ देर बाद अनिका और रोहित दोनों को पंडित जी ने मंडप में बुलाया। शादी के फेरे शुरू हुए। सभी लोग दुल्हा दुल्हन पर फूलों की बारिश करने लगे। बैंड बाजे की आवाज ने पूरे दिल्ली का माहौल सुहाना कर दिया था। शादी में हुए इंतजाम की तारीफ करते हुए लोग थक नहीं रहे थे। मारवा परिवार और गुलेरिया परिवार की मेजबानी का लुत्फ उठाते हुए मेहमानों ने शादी का फंक्शन भी अटेंड किया और खूब सारी गिफ्ट और तोहफे दुल्हा दुल्हन को देकर अपने अपने घर लौट गए। नन्हा सा अलेक्जेंडर, रिया और आर्यन शादी को देखकर बेहद खुश थे।
तीनों बच्चों का सपना पूरा हुआ था। उनका परिवार एक हो चुका था। रोहित और अनिका की शादी हो चुकी थी। उस रोहित मारवा की शादी हो चुकी थी जिसकी शादी का सालों से लोगों का इंतजार था। द मोस्ट एलिजिबल बैचलर ऑफ इंडिया ने फाइनली शादी कर ली थी। रोहित और अनिका की जोड़ी को देखकर बड़े बुजुर्ग सिर्फ दिल से यही दुआ कर रहे थे कि नए नए दुल्हा दुल्हन की जोड़ी को किसी की नजर न लगे। शादी पूरी होने के बाद पूरे जोश और उमंग के साथ मारवा खानदान अनिका को लेकर मारवा हाउस में पहुंचा। मारवा हाउस को भी एक दुल्हन से कम नहीं सजाया गया था। पूरे मारवा हाउस को लाल पीली रंग बिरंगी रोशनी से और फूलों से सजाया गया था। हालांकि रोहित ने वेल विशर जैसे कि सनी, धीरज, भूमिका लोग रोहित के लिए बेहद खुश थे, वहां सबसे ज्यादा एक्साइटेड रोहित नजर आ रहा था। फाइनली वो पल आ ही गया था जिसका रोहित को कई महीनों से इंतजार था। रोहित और अनिका के बीच की सारी दीवारें बहुत जल्द गिरने वाली थी। ये बातें सोच सोचकर रोहित का चेहरा शर्म से लाल होने लगा था। रोहित जो कुछ भी मन ही मन सोच रहा था वो सारी बातें सनी ने अच्छी तरह से पढ़ ली थी। रोहित के पेट में कोहनी मारते हुए सनी ने कहा, अरे भैया, ये जो खामोखा आपके चेहरे पर मुस्कान आ रही है उसे जरा कंट्रोल कीजिए। सभी लोगों को आपके दिल की बातें पता चल रही है, जरा कंट्रोल कीजिए। अब बस कुछ ही वक्त का इंतजार करना है आपको। आकाश भी अनिका और रोहित को मारवा हाउस छोड़ने आया था। हालांकि आकाश ने सनी की सारी बातें सुन ली थी, मगर अपना गले की खराश साफ करते हुए सनी और रोहित के बीच आते हुए आकाश ने रोहित के कंधे पर हाथ रखा और रोहित के कानों के पास आकर धीमी आवाज में कहा, देखो भाई, तुम तो अच्छी तरह से जानते हो कि अनिका के पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम देकर उसकी जिंदगी में उस चीज की कमी पूरी कर सके। पैसे की उसे लालच नहीं, कोई महंगे शौक नहीं, मगर हम दोनों अच्छी तरह से जानते हैं अनिका को अपनी नींद कितनी प्यारी है और इसीलिए तुम दोनों के लिए एक शानदार बेड बनवाया है। खास जापानीज टेक्निक से बनवाया गया है ये बेड। उम्मीद है तुम्हें बेड पसंद आएगा। अपने साले के मुंह से ऐसी बात सुनकर रोहित ने अपनी नजरें झुका ली और धीमी आवाज में आकाश के साथ हैंड सके करते हुए रोहित से कहा, थैंक यू वेरी मच दोस्त। जब घर के अंदर पहुंचने के बाद रोहित अनिका के साथ अपने बेडरूम की ओर आगे बढ़ने लगा, तब अचानक से श्रेया ने रोहित को रोक लिया और कहा, अभी रुको, कुछ देर यहीं पर। पहले मैं अपनी सहेली के साथ अंदर जाऊंगी और सारी तैयारियां करूंगी, उसके बाद आप अंदर जा सकते हैं। रोहित नहीं जानता था कि उसके प्यार के लिए अब उसे कितना इंतजार करना होगा, मगर सबके सामने वो जल्दबाजी भी नहीं दिखा सकता था। श्रेया की बात सुनने के बाद रोहित वहीं नीचे सनी, धीरज और भूमिका के साथ रुक गया और श्रेया अनिका को लेकर बेडरूम के अंदर चली गई। बेडरूम के अंदर जाते ही श्रेया ने अनिका को कंधों से पकड़ लिया और कहा, सुनो, आज तुम्हारी सुहाग रात है, मगर मेरी एक बात ध्यान से सुनना, रोहित को अपनी मनमानी करने मत देना। इतना समझ लो, अगर आज तुम झुक गई उसके सामने तो फिर जिंदगी भर शादीशुदा जिंदगी में उसका पलड़ा भारी रहेगा। अनिका जानती थी श्रेया और बाकी लोग अनिका की शादी के लिए बहुत एक्साइटेड थे, मगर अनिका के सामने अगर अलेक्जेंडर ने ये शर्त नहीं रखी होती तो वो रोहित और अनिका की शादी होते हुए देखना चाहता है, तो शायद अनिका ने शादी के बारे में सोचा भी नहीं होता। अनिका के लिए ये शादी सिर्फ अलेक्जेंडर को खुशी पहुंचाने का एक जरिया था। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि अनिका और रोहित का रिश्ता अब किसी भी नाम का मोहताज नहीं था। अनिका रोहित के तीनों बच्चों की मां थी, जिसकी जिम्मेदारी रोहित बखूबी निभा रहा था। इससे ज्यादा अनिका ने रोहित से कोई उम्मीद भी नहीं की थी और न ही उसे रोहित से कोई एक्सपेक्टेशन थे। अनिका के लिए मेकअप, गहने पहनना, इतना सजना संवरना नॉर्मल नहीं था। जिंदगी में पहली बार अनिका ने अपने आप को सजाने के लिए इतना टाइम इन्वेस्ट किया था, मगर जो अनिका सादे सिंपल लिबास में भी इतनी सुंदर लगती थी, वो दुल्हन के जोड़े में किसी जन्नत की परी से कम नहीं लग रही थी। अपनी आंखों से काजल का एक टीका श्रेया ने अनिका के कानों के पीछे लगाते हुए अनिका से कहा, बस तुम्हें और रोहित को किसी की नजर न लग जाए, अब तो यही दुआ है। अनिका को ढेर सारी शुभकामनाएं देने के बाद श्रेया कमरे से निकल गई। जब श्रेया रोहित और अनिका के बेडरूम से बाहर निकलकर बाहर आई और स्टेयर केस से उतरकर नीचे लिविंग हॉल में आई, तो बस इशारे करते हुए श्रेया ने रोहित से कहा, अब आप ऊपर जा सकते हैं। रोहित को ये कहने के बाद श्रेया मुस्कुराते हुए आकाश के साथ अपने घर लौट गई। रोहित बाकी सब दोस्तों को गुड बाय कहने के बाद तेजी से अपने बेडरूम की ओर अपने कदम बढ़ाने लगा।
रोहित के दिल की धड़कन तेज हो रही थी। आखिरकार वो वक्त आ ही गया था जिसका रोहित को उस दिन से इंतजार था, जब रोहित को इस बात का रियलाइजेशन हुआ था कि रोहित अनिका से प्यार करता था। रोहित को अब एक पल का भी वेट बर्दाश्त नहीं था। रोहित तेजी से अपने बेडरूम में दाखिल हुआ। रोहित ये देखकर चौंक गया था कि आकाश और श्रेया के दिए हुए नए बेड पर 3 और छोटी छोटी आकृति नजर आ रही थी। तीनों बच्चे अनिका को हाँक करके लेटे हुए थे। जब तीनों बच्चों की नजर रोहित पर पड़ी तो सबसे पहले नन्ही श्रेया ने अपने दोनों हाथ हवा में उछालते हुए रोहित से कहा, अरे डैडी आ जाइए, देखो कितना अच्छा बेड दिया है आकाश मामा ने हमें। आकाश मामा सिर्फ हैंडसम ही नहीं, सचमुच बहुत समझदार भी हैं। और ये बेड भी कितना कंफर्टेबल है, हम 5 लोग आराम से इस पर सो सकते हैं। रिया की इस बात पर रोहित का रिएक्शन देखकर अनिका की हंसी छूट गई। अनिका जोर जोर से हंसने लगी। जहां रोहित के दिल के अरमान टूटकर चकनाचूर हो गए, वहीं अपनी प्यारी सी पूरी फैमिली को एक साथ देखकर रोहित का दिल भी भर आया था। पिछले कुछ दिनों से रोहित ने भी बस एक ही सपना देखा था, किसी तरह वो अपनी पूरी फैमिली के साथ खुशी खुशी वक्त बिताए और उसका परिवार एक साथ एक छत के नीचे हमेशा के लिए खुश रहे। अनिका और तीनों बच्चों को एक साथ देखकर रोहित को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा होता हुआ नजर आ रहा था। बेड के सामने खड़ा रोहित कुछ देर तक प्यार भरी नजरों से अनिका को देखता रहा। आंखों ही आंखों से जैसे रोहित और अनिका के बीच में कई सारी बातें हो रही थी, कई सारे इशारे चल रहे थे। अनिका अच्छी तरह से समझ पा रही थी कि रोहित के मन में क्या इमोशंस चल रहे थे। वहीं बच्चे ये बेहद खुश थे कि अब आने वाले दिनों में हर रोज वो लोग अपने मम्मी और डैडी के साथ बड़े ही प्यार से एक ही छत के नीचे रहेंगे। रिया ने इशारा करते हुए रोहित को भी बेड पर बुलाते हुए कहा, डैड आप यहाँ सो जाइए, ये बेड बहुत बड़ा है, देखिए हमने स्पेशली आपके लिए यहाँ जगह रखी है। आप यहाँ सोएंगे बीच में, हम तीनों सोएंगे उस तरफ, मम्मा सोएंगी, बड़ा मजा आएगा। अचानक अलेक्जेंडर ने अपना सर उठाकर रिया की ओर देखते हुए पूछा, लेकिन क्या हमारा और एक भाई या बहन हुआ तो ये बेड हमारे लिए काफी होगा? इससे पहले कि रिया या आर्यन अलेक्जेंडर की इस बात का जवाब दे पाते, रोहित ने ही इस बात का जवाब देते हुए कहा, नहीं नहीं, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अगर हम हर रोज इसी तरह सोएंगे तो तुम लोगों को इस बात की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अनिका ने जब रोहित की बात सुनी तब वो मन ही मन मुस्कुराने लगी और अनिका ने रोहित को बच्चों के सामने ऐसी बात ना करने का इशारा भी किया। कुछ देर बाद रोहित को समझ आया कि उनके दिल के अरमान पूरे नहीं होने वाले थे, मगर आज रोहित की शादीशुदा जिंदगी का और रोहित और अनिका के पूरे परिवार का पहला दिन था और इस पल को रोहित अपने सीने में कहीं छुपा लेना चाहता था। रोहित फिर रिया के ठीक बगल में बेड पर लेट गया और अपने हाथों पर अपना सर रखकर अपनी पूरी फैमिली को देखता रहा। अनिका बच्चों को प्यार से थपकियां देते हुए कब गहरी नींद में सो गई, इसका अंदाजा अनिका को भी नहीं रहा। रोहित ने देखा कि धीरे धीरे तीनों बच्चे भी गहरी नींद में सो गए। कुछ देर तक रोहित अपने पूरे परिवार को देखता रहा, फिर उसे एहसास हुआ कि रात बीत चुकी थी। रोहित का पूरा परिवार बड़ी ही शांति से अभी भी गहरी नींद में सोया हुआ था। रिया के माथे पर किस करने के बाद रोहित बेडरूम से चला गया। रोहित अच्छी तरह से जानता था कि अनिका को और कितने घंटे की नींद की जरूरत थी। जब अनिका की आंखें खुली तब सुबह के 12 बज गए थे। अनिका ने देखा कि रिया और आर्यन बड़े ही गौर से अनिका के बगल में लेटे अलेक्जेंडर को देख रहे थे। जैसे ही अनिका की आंखें खुली, रिया ने अनिका से कहा, मम्मा लगता है अलेक्जेंडर को भी तुम्हारी आदत लग गई है। देखो हमेशा जल्दी उठ जाने वाला अलेक्जेंडर अभी भी सोया है। जैसे ही अनिका ने रिया की ये बात सुनी, अनिका के दिल की धड़कनें बैठ गई। पलक झपकते ही 1 महीना पूरा हो चुका था। नन्ही से रिया की आवाज सुनकर अनिका की धड़कन बैठ गई थी। अनिका ने जब अलेक्जेंडर की ओर मुड़ कर देखा तो अलेक्जेंडर का मुंह थोड़ा सा खुला हुआ था और उसकी आंखें बंद थी। अलेक्जेंडर के शरीर में किसी भी तरह की कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी। अनिका ने जब अलेक्जेंडर के गले पर अपनी उंगली रखी तब अनिका ने एक लंबी राहत की सांस ली। अलेक्जेंडर की सांसें चल रही थी, मगर अलेक्जेंडर को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था जैसे अलेक्जेंडर गहरी नींद में सोया था। अलेक्जेंडर बेहोशी की हालत में नजर आ रहा था। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि अलेक्जेंडर के शरीर में अगर V15 के साइड इफेक्ट होने लगे तो अलेक्जेंडर ब्रेन डेड हो सकता था। अलेक्जेंडर के शरीर में किसी भी तरह के सिम्टम्स नजर नहीं आने वाले थे। जिस तरह के सिम्टम आशीष और रेखा मौसी के शरीर में नजर आने लगे थे,
जब अनिका को इस बात का एहसास हुआ तब फिर से अनिका का दिल बैठ गया। अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि वह आर्यन और रिया की हाजिरी में किस तरह से रिएक्ट करे। अनिका जिसने बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड केसेस को सक्सेसफुली हैंडल किया था, वह अपने बेटे की इस कंडीशन को देखकर समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या करे। कुछ ही देर में रोहित भी बेडरूम के अंदर आकर बड़ी बेबसी से अलेक्जेंडर को देखने लगा। जबकि आर्यन और रिया बड़ी ही मासूमियत से अलेक्जेंडर को देख रहे थे, वहीं अनिका और रोहित दोनों का दिल बैठा जा रहा था। अभी 1 महीना पूरा होने में कुछ दिन बाकी थे, मगर अलेक्जेंडर के साथ इतनी जल्दी ऐसा कुछ हो जाएगा, यह बात ना अनिका ने सोची थी और ना ही रोहित ने। शाम के 4 बज गए थे, मगर अलेक्जेंडर ने अपनी आंखें नहीं खोली। अनिका ने सारी कोशिश कर ली थी, मगर अलेक्जेंडर ने अपनी आंखें नहीं खोली थी। वक्त आ गया था कि अनिका अपने दिल पर पत्थर रखकर यह मान ले कि अलेक्जेंडर ऐसे कोमा में चला गया था जहां से वह कभी बाहर नहीं आने वाला था। तभी अचानक अलेक्जेंडर ने धीरे से अपनी आंखें खोली। जैसे ही अलेक्जेंडर ने अपनी आंखें खोली, अनिका और रोहित ने राहत की सांस ली। जैसे ही अलेक्जेंडर ने अपनी आंखें खोली, रिया ने बड़ी बड़ी आंखों से अलेक्जेंडर को देखते हुए कहा, तुम तो सचमुच मम्मा पर ही गए हो। मम्मा भी तुम्हारी तरफ बहुत सोती है, मगर आज तो तुमने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। तुम तो मम्मा से भी आगे निकल गए। मम्मा कभी कभी दोपहर को 1 बजे जागती है, मगर तुमने तो जागने में 4 बजा दिए। तुम्हें पता है हमें कितनी टेंशन हो गई थी। हमें तो लगा कि तुम। इससे पहले कि रिया आगे अपनी बात पूरी करती, आर्यन ने रिया का मुंह दबा दिया और अलेक्जेंडर से कहा, इतनी देर तक सोना अच्छी बात नहीं है। मुझे लगता है तुम्हें बहुत भूख लगी होगी, तुम्हें कुछ खा लेना चाहिए। आर्यन की बात सुनकर रोहित और अनिका ने भी अपना होश संभालते हुए अलेक्जेंडर से कहा, आर्यन बिल्कुल सही कह रहा है, तुम्हें चलकर कुछ खा लेना चाहिए। तभी अलेक्जेंडर ने अपनी जगह पर बैठते हुए आर्यन की ओर देखकर कहा, अरे नहीं नहीं, मैं आर्यन की बात नहीं मान सकता। मैं आर्यन से बड़ा हूँ, मैं सबसे बड़ा भाई हूँ। यह कैसे हो सकता है कि आर्यन मुझे समझाए कि मुझे क्या करना चाहिए। आर्यन ने कुछ देर अपने मन ही मन सोचने के बाद अलेक्जेंडर से कहा, हाँ तुम्हारी बात तो सही है। अलेक्जेंडर ने आर्यन की बात पर फिर से अपना इतराज जताते हुए कहा, अरे तुम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते। मेरे पास सबूत है कि मैं तुमसे बड़ा हूँ। क्रिस्टोफर पापा ने कहा था कि उन्होंने सबसे पहले मम्मा की गोद से मुझे चुराया था। इसका मतलब है सबसे पहले मैं पैदा हुआ था और इसीलिए मैं भी सबसे बड़ा हूँ। आर्यन ने अलेक्जेंडर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मुझे भी वह बात अच्छी तरह से याद है। तुम ही सबसे बड़े हो। जब अलेक्जेंडर को तसल्ली हो गई कि आर्यन ने सचमुच उसकी बात मान ली थी, तब अलेक्जेंडर ने सभी लोगों की बात मानते हुए बिस्तर से उतरकर बेडरूम से बाहर चलना शुरू किया। रोहित अच्छी तरह से जानता था कि अनिका की इमोशनल पोजीशन क्या थी। रोहित ने अनिका को सहारा दिया और उसे कमरे से बाहर ले जाने लगा। तीनों बच्चे तेजी से नीचे डाइनिंग हॉल में जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। तीनों बच्चों ने पेट भर के नाश्ता किया। शाम के 5:30 बज गए थे, इसलिए नौकरों ने बच्चों के लिए ऐसा नाश्ता बनाया था जो उनके लिए लंच का भी काम करता और ब्रेकफास्ट का भी काम करता। रोहित और अनिका के कहने पर नौकरों ने खास बच्चों के लिए मिठाइयाँ भी तैयार की थी। बच्चों ने पेट भर के नाश्ता किया और उसके बाद प्ले रूम में जाकर रात होने तक खूब खेलते रहे। रोहित और अनिका भी प्ले रूम में बैठकर बच्चों के साथ बच्चे बनकर खेलते रहे। रोहित ने अपनी तमाम अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दी थी। रोहित ने कंपनी के चेयरमैनशिप की पोजीशन फिर से एक्सेप्ट कर ली थी। बावजूद इसके रोहित ने अपने स्टाफ को कह दिया था कि वह कुछ दिनों तक अपने परिवार के साथ रहेगा और कोई उसे डिस्टर्ब न करे। अलेक्जेंडर के आखिरी दिनों में रोहित एक पल के लिए भी अपने परिवार से दूर नहीं होना चाहता था। रोहित एक बाप होने की हैसियत से खुद भी अलेक्जेंडर की इस परिस्थिति से काफी डिस्टर्ब था, मगर साथ ही साथ वो यह भी जानता था कि अपने परिवार का हेड होने के नाते उसे न सिर्फ अलेक्जेंडर को बल्कि अलेक्जेंडर की वजह से अनिका को होने वाली तकलीफों से भी अनिका को संभालना था। आर्यन अच्छी तरह से जानता था कि अलेक्जेंडर के साथ क्या हो रहा था, मगर नन्ही सी रिया ज्यादा कुछ समझ नहीं पाती थी। अलेक्जेंडर के साथ खेलने के बाद रिया और आर्यन तीनों बच्चों के बेडरूम में चले गए और तीनों के लिए बने अलग अलग बिस्तर पर सो गए। अनिका बड़े ही प्यार से तीनों को सुलाकर जैसे ही कमरे से बाहर निकली, अनिका के कानों पर धीमी धीमी आवाज पड़ने लगी। अनिका वहीं दरवाजे के पास रुककर बच्चों की बातों को सुनने की कोशिश करने लगी। तभी अनिका के कानों पर रिया की आवाज पड़ी। रिया अलेक्जेंडर से कह रही थी, क्या हुआ,
तुम बालकनी की ओर क्यों जा रहे हो? क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही? एलेक्जेंडर ने जवाब देते हुए कहा, अरे आज इतना लेट उठा था, इतनी जल्दी कैसे नींद आएगी? तभी रिया ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, तो मम्मा के सामने तुम नाटक क्यों कर रहे थे? एलेक्जेंडर ने भी रिया की इस बात का जवाब देते हुए कहा, ना तुम भी तो नाटक कर रही थी। नन्ही सी रिया को पता नहीं चल रहा था कि एलेक्जेंडर की इस बात का वह कैसे जवाब दे। रिया ने मुस्कुराते हुए एलेक्जेंडर से कहा, तुम बात तो सही कर रहे हो। दरअसल मम्मा जब चली जाती है उसके बाद मैं मोबाइल में गेम खेलती हूँ, इसलिए मम्मा के सामने सो जाने का नाटक करती हूँ। वैसे तुम क्यों नाटक कर रहे थे? एलेक्जेंडर ने रिया की इस बात को इग्नोर करते हुए रिया से कहा, वह सब छोड़ो, मगर मुझे बताओ कि तुम दिन रात गेम क्यों खेलती रहती हो? मैंने तुम्हें पहले भी समझाने की कोशिश की है कि तुम्हें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। जब बड़ी हो जाओगी तब तुम खुद का ख्याल रख सको। इतनी काबिल अगर तुम नहीं बनोगी तो लोग तुम पर हंसेंगे। रिया ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, मगर मेरा ख्याल रखने के लिए तो इतने सारे लोग हैं। एलेक्जेंडर ने रिया के कंधे पर हाथ रखकर कहा, देखो, जिंदगी इतनी सिंपल नहीं है जितनी तुम समझती हो। सकता है तुम्हारी जिंदगी में एक दिन ऐसा आए जब तुम्हें खुद को अपना ख्याल रखना पड़े। अगर तुम पढ़ोगी लिखोगी नहीं तो अपना ख्याल कैसे रख पाओगी? हो सकता है आर्यन, मम्मा, रोहित, डैडी सब लोग अपने अपने काम में बिजी हों, तब तुम क्या करोगी? रिया ने एलेक्जेंडर की बात का बड़ी ही मासूमियत से जवाब देते हुए कहा, तो तुम हो ना, तुम मेरा ख्याल रखना। एलेक्जेंडर ने रिया की इस बात पर जो जवाब दिया वह सुनकर अनिका का दिल दहल गया। एलेक्जेंडर ने रिया से कहा, देखो, आज तुम्हें मैं एक राज की बात बताने वाला हूँ। तुम जब तक बड़ी होगी तब तक शायद मैं तुम्हारा साथ देने के लिए इस दुनिया में ना रहूं। दरवाजे के ठीक बाहर खड़ी अनिका ये सब कुछ सुन रही थी। एलेक्जेंडर की ऐसी बात सुनकर अनिका को ऐसा लग रहा था जैसे अनिका की छाती पर किसी ने बहुत भारी बोझ रख दिया था, जिसे वो चाह कर भी नहीं हटा पा रही थी। दोनों मासूम बच्चों के बीच चल रही बातों को रोकने की हिम्मत अनिका में नहीं थी। अनिका वहीं खड़ी चुपचाप बच्चों की बातों को गौर से सुनती रही। एलेक्जेंडर की बात सुनने के बाद कुछ देर तक हैरानी से रिया ने एलेक्जेंडर को देखा और पूछा, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तब तुम कहाँ जाने वाले हो? खुद एलेक्जेंडर भी नहीं चाहता था कि अपनी मौत के बारे में बात करके वो नन्ही सी रिया को किसी तरह की इमोशनल चोट पहुंचाए। इसलिए बात बनाते हुए एलेक्जेंडर ने रिया से कहा, तुम उन सब बातों की चिंता मत करो, सिर्फ मैं जो कह रहा हूँ उस पर ध्यान दो। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और तुम्हें मेरी बात माननी होगी। तुम्हें पढ़ाई पर ध्यान देना ही होगा। अब चुपचाप जाकर सो जाओ। नन्ही सी रिया अपने बड़े भाई की बात टाल नहीं सकती थी। रिया को काफी नींद भी आ रही थी, इसलिए रिया भी अब चुपचाप जाकर अपने बिस्तर पर सो गई। एलेक्जेंडर बालकनी में खड़े रहकर तारों की ओर देख रहा था। तभी एलेक्जेंडर ने अपने कंधों पर नन्हे से हाथ फील किया। जब उसने मुड़कर देखा तो आर्यन बड़ी बड़ी आंखों से एलेक्जेंडर को देख रहा था। आर्यन ने एलेक्जेंडर से पूछा, क्या देख रहे हो तुम? आसमान की ओर देख रहे हो एलेक्जेंडर? एलेक्जेंडर ने जवाब देते हुए कहा, अपने लिए कोई अच्छी सी जगह ढूंढ रहा था। तभी नन्हे से आर्यन ने धीमी आवाज में एलेक्जेंडर से कहा, तुम फिक्र मत करो, मम्मा तुम्हें कुछ नहीं होने देगी। मैं मम्मा को अच्छी तरह से जानता हूँ। एक लंबी सांस छोड़ते हुए एलेक्जेंडर ने आर्यन की ओर देखकर कहा, मम्मा की काबिलियत पर मुझे कोई शक नहीं है, मगर कुछ बातें ऐसी होती हैं जो डॉक्टरों के बस में नहीं होती। छोड़ो, ये सारी बातें कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। तुम मैथ्स में चैंपियन हो और मैं साइंस में। अगर दोनों साथ साथ बड़े होते तो बड़ा मजा आता, मगर अफसोस, आज के बाद इस घर में साइंस की किताबें कम और मैथ की किताबें ज्यादा नजर आएंगी। एलेक्जेंडर की बात सुनने के बाद आर्यन ने अपनी नजरें झुका ली। अचानक ही एलेक्जेंडर बालकनी के नीचे कुछ देखने लगा। आर्यन ने एलेक्जेंडर से पूछा, क्या देख रहे हो तुम? एलेक्जेंडर ने आर्यन को चुप रहने का इशारा किया और आर्यन का हाथ पकड़कर उसे चोरी चुपके कमरे से बाहर ले जाने लगा। जैसे ही अनिका ने देखा कि दोनों बच्चे बालकनी से दरवाजे की ओर जा रहे थे, तब अनिका चुपके से कॉरिडोर के एक पिलर के पीछे जाकर छुप गई। दोनों बच्चे दबे पांव कमरे से बाहर आए और धीरे धीरे स्टेयरकेस की सीढ़ियां उतरकर नीचे की ओर जाने लगे। अनिका भी दोनों बच्चों का पीछा करते हुए उन्हें फॉलो करने लगी। एलेक्जेंडर आर्यन का हाथ पकड़कर उसे मारवा हाउस के बंगले के ठीक बाहर बने गार्डन की ओर ले गया। अनिका भी दोनों बच्चों को फॉलो करती हुई गार्डन में बने
से पेड़ के पीछे जाकर छुप गई और चुपके से बच्चों की सारी बातें सुनने लगी। गार्डन में पहुंचते ही आर्यन ने दबी हुई आवाज में अलेक्जेंडर से पूछा, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही? इतनी रात हो चुकी है, मुझे लगता है हमें सो जाना चाहिए। अगर मम्मा या डैडी को पता चल गया तो बहुत मार पड़ेगी। अलेक्जेंडर ने आर्यन की बात सुनते ही कहा, नहीं नहीं मम्मा, ऐसा नहीं है। मम्मा कभी भी हम पर हाथ नहीं उठा सकती। आर्यन ने भी अपनी बात बदलते हुए कहा, हाँ मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि मम्मा कभी भी हम पर हाथ नहीं उठा सकती, मगर तुम तो अच्छी तरह से जानते हो डैडी सिर्फ रिया से प्यार करते हैं। कसूर किसी का भी हो, मार हमें को पड़ेगी। और इस वक्त गार्डन में आने का क्या मतलब है? क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही है? अलेक्जेंडर ने आर्यन की ओर देखकर अपनी आवाज दबाते हुए कहा, सच कहूँ तो नींद तो मुझे भी आ रही है, मगर मैं सोने से डर रहा हूँ। आर्यन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अलेक्जेंडर ऐसा क्यों कह रहा था। भला किसी को सोने से डर कैसे लग सकता था? तभी अलेक्जेंडर ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं डरता हूँ कि अगर मैं आज सो गया तो शायद कभी उठूं ही ना। अलेक्जेंडर की ये बात सुनते ही आर्यन हैरान रह गया। वो बड़ी बड़ी आंखों से अलेक्जेंडर को देखने लगा। आर्यन के कंधे पर हाथ रखते हुए अलेक्जेंडर ने कहा, देखो आर्यन, तुम मेरे छोटे भाई हो, इसलिए मैं तुमसे कोई बात छुपाऊंगा नहीं। मैं कभी अपनी पूरी लाइफ में इतने देर से नहीं जागा था जितने देर से आज जगा था, मगर सच कहूँ तो मैंने सोया नहीं था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं बेहोश हो गया था और मैं कभी वापस उठ भी नहीं पाऊंगा। जब मैंने आंखें खोली और जागा और तुम लोगों को अपने आसपास देखा, तब मुझे यकीन हुआ कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। मगर अब मुझे डर लग रहा है कि अगर मैं सो गया तो शायद कभी वापस उठ ही ना पाऊं। अलेक्जेंडर की बात सुनने के बाद आर्यन ने अपना सिर झुका लिया। आर्यन को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे सिचुएशन में वो अपने भाई को बचाने के लिए क्या कर सकता था। तभी अलेक्जेंडर ने अचानक ही गार्डन के घास पर अपना पांव रखते हुए आर्यन से कहा, देखो ये जगह बिल्कुल ठीक रहेगी। आर्यन चौंक कर अलेक्जेंडर को देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अलेक्जेंडर उसे क्या कहना चाहता था। तभी अलेक्जेंडर ने आर्यन को अपने पास बुलाया और धीमी आवाज में कहा, देखो इस जगह से तुम्हारा और रिया का कमरा, मम्मी डैडी का कमरा बिल्कुल आसानी से दिखता है। आर्यन ने भी ये बात नोटिस की कि जिस जगह की अलेक्जेंडर बात कर रहा था वहाँ से आर्यन और रिया का बेडरूम और रोहित और अनिका का बेडरूम अच्छी तरह से दिखाई देता था। मगर ये कहने के पीछे अलेक्जेंडर का असली मकसद क्या था, ये आर्यन नहीं जानता था। तभी अपनी बात आगे बढ़ाते हुए आर्यन से अलेक्जेंडर ने कहा, देखो मरने के बाद मुझे यहीं दफनाना, ताकि मैं बड़े ही आराम से तुम लोगों को देख सकूं। जैसे ही अलेक्जेंडर ने ये बात कही, आर्यन के चेहरे का रंग उतर गया। आर्यन ने अपना सिर झुका लिया। तभी अलेक्जेंडर ने आर्यन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अरे तुम मेरी बात गौर से सुनो, बी प्रैक्टिकल। इस वक्त इमोशनल मत होना, मैं जो कहता हूँ वो बड़ी गौर से सुनो, वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगी। क्या तुम नहीं जानते कि मरने के बाद मैं खुश रहूं? जब अलेक्जेंडर ने ये बात कही तब आर्यन भी अपने इमोशंस पर कंट्रोल रख के गौर से अलेक्जेंडर की हर बात सुन लेना चाहता था। अलेक्जेंडर ने आर्यन से कहा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं यहीं इसी जमीन में अपने दोस्तों को भी गाड़ा है। मेरा सबसे प्यारा दोस्त बटर स्कॉच भी इसी जमीन में दफन है। अगर मुझे तुम यहाँ दफनाओगे तो मैं उन सबके साथ भी रह पाऊंगा और तुम लोगों पर नजर भी रख पाऊंगा। तभी आर्यन की नजर गार्डन के एक पेड़ के नीचे पड़े गार्डनिंग के औजारों पर पड़ी। आर्यन दौड़कर कुछ औजार अपने हाथ में लेकर आया और एक औजार अलेक्जेंडर के हाथ में थमाते हुए कहने लगा, ठीक है तो फिर हम अभी से तैयारी कर लेते हैं। अलेक्जेंडर को भी आर्यन का ये आइडिया काफी पसंद आया था। दोनों बच्चों ने मन ही मन कुछ डिसाइड किया और दोनों एक के बाद एक गड्ढा खोदने के लिए जमीन में नुकीले औजार चलाने लगे। दोनों भाइयों की ऐसी बातचीत और ऐसी हरकतों को देखकर अनिका की आंखों से आंसुओं का सैलाब बहता जा रहा था। अनिका अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। अनिका ने अपनी पूरी जिंदगी में अपने आप को इतना बेबस और लाचार कभी नहीं महसूस किया था। वो चाह कर भी बच्चों को रोक नहीं पा रही थी। बच्चे अनिका से कुछ ही कदमों की दूरी पर थे, मगर वो फासला तय करना अनिका के लिए बेहद मुश्किल था। अनिका पेड़ का सहारा लेकर अपना सर उस पेड़ पर पटक पटक कर आंसू बहाती रही। 15-20 मिनट बाद दोनों भाइयों ने मिलकर जमीन में एक छोटा सा गड्ढा तैयार कर लिया था।
उस गड्ढे में उतरने के बाद एलेक्जेंडर ने मुस्कुराते हुए आर्यन की ओर देखा और कहा, हाँ ये सही रहेगा। अच्छा किया कि हमने गड्ढा थोड़ा बड़ा ही रखा, मुझे करवट बदलने में आसानी होगी। एलेक्जेंडर की इस बात पर आर्यन कुछ देर के लिए मन ही मन कुछ सोचता रहा और उसके बाद आर्यन ने एलेक्जेंडर से कहा, मगर मैंने तो सुना है कि अगर इंसान मर जाए तो उसके बाद वो करवट नहीं बदलता, धीरे धीरे उसका पूरा शरीर जकड़ जाता है। एलेक्जेंडर ने इस बार आर्यन की पीठ थपथपाते हुए कहा, वाह मेरे भाई, अब साइंस में तुम भी थोड़ी बहुत तरक्की करने लगे हो। वैसे माफ करना, मैं खुद ही ये बात भूल गया था। गड्ढे को अच्छी तरह से एग्जामिन करने के बाद अचानक ही एलेक्जेंडर ने अपने सर पर अपना एक हाथ रखा और आर्यन की ओर देखकर कहा, अरे यार, मगर यहाँ पर बहुत अंधेरा है, इतने अंधेरे में तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मैंने अपना पूरा बचपन एक अंधेरे कमरे में गुजारा है, अब मरने के बाद भी अगर मुझे अंधेरे में रहना पड़े तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। कुछ देर तक एलेक्जेंडर की बात सुनने के बाद आर्यन भी अपने गालों पर उंगलियां फेरते हुए कुछ सोचता रहा। उसके बाद अचानक ही आर्यन के दिमाग में एक बात बिजली की तरह चमकी। आर्यन ने एलेक्जेंडर की ओर देखकर कहा, क्यों ना हम एक काम करें, हम अभी से इसके अंदर एक टॉर्च रख देते हैं। जब भी तुम्हें लगे कि ज्यादा अंधेरा है, तुम टॉर्च ऑन कर देना। एलेक्जेंडर ने आर्यन की पूरी बात सुनी और फिर अपने कमर पर अपने दोनों हाथ रखकर कुछ देर के लिए अपना पांव पटकते हुए कुछ सोचने लगा। उसके बाद अचानक ही एलेक्जेंडर के चेहरे पर मायूसी छा गई। एलेक्जेंडर ने आर्यन की ओर देखकर कहा, अरे टॉर्च बैटरी पर चलती है और बैटरी तो ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 दिन चलेगी, उसके बाद मैं क्या करूँगा। एलेक्जेंडर की ये बात सुनते ही आर्यन ने अपने ही सर पर अपने हाथों से मारते हुए कहा, सॉरी, मैं तो ये भूल ही गया। फिर अचानक कुछ देर बाद आर्यन के दिमाग में एक बात आई। आर्यन ने एक्साइटेड होकर एलेक्जेंडर की ओर देखकर कहा, अरे फिक्र मत करो, दादी माँ के पास एक स्पेशल हीरा है। वो हीरा ऐसा है कि अगर रात में उस हीरे को डिब्बे से निकाला जाए तो वो ग्लो करता है। आर्यन की बात सुनकर एलेक्जेंडर भी काफी हैरान रह गया। एलेक्जेंडर ने आर्यन से पूछा, क्या सचमुच दादी माँ के पास ऐसा हीरा है। अपना सर हाँ में हिलाते हुए आर्यन ने एलेक्जेंडर से कहा, हाँ बहुत कीमती हीरा है, वो दादी माँ किसी को नहीं देती। मैंने भी एक बार दादी माँ से वो हीरा मांगा था, मगर उन्होंने मुझे वो नहीं दिया था। मगर तुम फिक्र मत करो, मैं वो हीरा तुम्हारे लिए जरूर चुरा कर रहूंगा और वो हीरा तुम्हारे साथ यहीं पर गाड़ दूंगा ताकि तुम्हें कभी अंधेरा न महसूस हो। आर्यन की बात सुनकर दोनों भाइयों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अपने हाथ मसलते हुए एलेक्जेंडर ने फिर से एक बार गड्ढे की ओर देखा और आर्यन से कहा, चलो ज्यादातर काम तो हो गया है, सारे इंतजाम हो गए। हाँ बस अब मुझे ठंडी लगी तो एक ब्लैंकेट की जरूरत होगी। हम एक ब्लैंकेट भी लाकर अभी यहाँ पर रख देते हैं। एलेक्जेंडर की बात सुनते ही आर्यन ने एलेक्जेंडर का हाथ पकड़ा और उसे गड्ढे से बाहर खींचते हुए कहने लगा, हाँ मगर जरा आवाज धीमी रखना, अगर पापा को पता चल गया तो पता नहीं हमारी क्या हालत करेंगे वो। इसके बाद दोनों भाई दबे पैर वापस बंगले के अंदर चले गए। अनिका सब कुछ सुन रही थी और देख भी रही थी, मगर दोनों भाइयों को रोकने की न तो अनिका में हिम्मत बची थी और न ही अनिका में अब वो हौसला बचा था। जब अनिका ने मुड़कर देखा तो अनिका ये देखकर हैरान हो गई कि रोहित भी अनिका के ठीक पीछे खड़े होकर सब कुछ देख और सुन रहा था। रोहित अच्छी तरह से जान चुका था कि अनिका की क्या हालत थी। अनिका की इमोशनल टर्ब्यूलेंस को कुछ कम करने के लिए रोहित ने अनिका के कंधे पर हाथ रखते हुए मुस्कुराकर कहा, चलो एक बात तो पक्की हो गई कि बच्चे मुझसे ज्यादा तुम्हें प्यार करते हैं। पता नहीं मुझे तो दोनों लड़के राक्षस ही समझते हैं। अनिका ने अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए रोहित की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, वैसे भी तुमने तो रिया ज्यादा पसंद करती है। रोहित ने भी पलटकर जवाब देते हुए कहा, हाँ ठीक उसी तरह जैसे तुम्हें तुम्हारे दोनों बेटे प्यार करते हैं। कुछ देर तक अनिका और रोहित दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देखते रहे। कुछ देर तक अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के बाद अनिका की आंखों से फिर से आंसू बहने लगे। अनिका ने धीरे से अपना सर रोहित के कंधों पर रख दिया। जैसे ही अनिका को सहारा देते हुए रोहित अनिका को फिर से बंगले की ओर ले जाने लगा, तब अचानक ही रोहित की नजरें एक काले साए पर पड़ी। जैसे रोहित ने कॉरिडोर की लाइट ऑन की,
रोहित ने देखा कि अनिका और रोहित के ठीक सामने आशीष खड़ा था। अनिका और रोहित को देखकर आशीष ने अपनी नजरें झुका ली। बच्चों की इस तरह की हालत देखकर आशीष को अपने आप पर घिन होने लगी थी। आखिर अनिका और रोहित ने आशीष की जान बचाने के लिए ही नन्हे अलेक्जेंडर की जान को दांव पर लगा दिया था। आशीष वैसे तो यह बात कई बार अनिका और रोहित से कह चुका था, मगर अलेक्जेंडर की हालत देखते हुए आशीष ने रोहित और अनिका से कहा, यह सब कुछ तुम दोनों की बेवकूफी की वजह से हो रहा है। क्यों किया तुम लोगों ने ऐसा? जरा मुझे बताओ, मैं ऐसी जिंदगी जीकर क्या करूंगा जो जिंदगी मैंने एक बच्चे से चुराई है। अब तो मुझे मेरी जिंदगी एक बोझ नजर आने लगी है। मैं मर भी नहीं सकता, क्योंकि मेरी जिंदगी के लिए तुम दोनों ने जो कीमत चुकाई है उसका कर्ज तो मैं आने वाले कई जन्मों तक नहीं चुका सकूंगा। अनिका और रोहित अच्छी तरह से जानते थे कि आशीष के मन में इस वक्त क्या चल रहा था, मगर आशीष की बातों का जवाब देते हुए रोहित ने आशीष के कंधे पर हाथ रखा और कहा, देखो, हमने जो कुछ भी किया हमें उसका कोई अफसोस नहीं है। यह फैसला खुद अलेक्जेंडर ने लिया है, हमने तो बस उसकी मांगों को पूरा किया है। जब आशीष से अनिका और रोहित आपस में बातें कर रहे थे, तब अचानक आर्यन और अलेक्जेंडर भी वहीं आ पहुंचे। अलेक्जेंडर ने रोहित, अनिका और आशीष को एक साथ देखकर आर्यन से कहा, देखा, बड़े लोग भी हमसे छुपाकर रात में जागा करते हैं। अनिका ने अलेक्जेंडर की बात सुनते ही अलेक्जेंडर की ओर देखकर कहा, हम लोग तो बस बच्चों पर नजर रखने के लिए जागते हैं और बच्चे हमारी नींद उड़ाने के लिए। यही फर्क है हम दोनों के छुपाने में। अनिका की बात सुनकर अलेक्जेंडर और आर्यन एक दूसरे को देखकर स्माइल करने लगे। तभी नन्हे आर्यन ने अनिका और रोहित की ओर देखकर कहा, अलेक्जेंडर सिर्फ इसलिए नहीं सो रहा है क्योंकि उसे डर लग रहा है कि अगर वो सो गया तो सुबह जाग नहीं पाएगा। अनिका ने बड़े ही प्यार से इस बात का जवाब देते हुए कहा, ऐसा नहीं होगा, तुम आराम से सो जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अलेक्जेंडर जानता था कि अनिका सिर्फ अलेक्जेंडर का हौसला बढ़ाने के लिए ऐसी बातें कर रही थी, मगर अलेक्जेंडर इस वक्त किसी से आर्गुमेंट नहीं करना चाहता था। अलेक्जेंडर ने अनिका की ओर प्यार से देखते हुए कहा, मम्मा, क्या आप मेरी एक विश पूरी करेंगे? अनिका ने बड़ी बड़ी आंखों से अलेक्जेंडर की ओर देखते हुए कहा, जरूर मेरे बेटे, तुम जो कहोगे वह तुम्हारी मम्मा जरूर करेगी तुम्हारे लिए। अलेक्जेंडर ने कुछ देर तक अनिका की आंखों में आंखें डालकर देखा और फिर धीमी आवाज में कहा, मम्मा, क्या आप मुझे प्यार से गले लगा सकती हैं? अलेक्जेंडर की बात सुनते ही अनिका घुटनों के बल बैठ गई और अलेक्जेंडर को अपनी बाहों में जकड़ते हुए अनिका ने अलेक्जेंडर को गले पर किस की। कुछ देर बाद जब अनिका ने अलेक्जेंडर को अपनी बाहों से छोड़ा तो आशीष की ओर देखकर अलेक्जेंडर ने कहा, क्रिस्टोफर डैड, क्या आप अपना सर झुका सकते हैं? आशीष भी बड़े ही प्यार से अलेक्जेंडर की ओर अपना सर झुकाकर खड़ा रह गया। अलेक्जेंडर ने कुछ देर तक आशीष की आंखों में देखा, फिर अनिका की ओर देखकर पूछा, मुझे लगता है यह मेरे अच्छे पापा हैं। अगर क्रिस्टोफर डैड से मिलना हो तो मुझे क्या करना होगा? नन्हे से अलेक्जेंडर के मुंह से यह बात सुनते ही अनिका ने कहा, वह तुम्हारे बुरे पापा हैं और तुम्हारे अच्छे पापा के शरीर से कुछ ही दिनों में तुम्हारे बुरे पापा हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। जैसे ही अलेक्जेंडर ने यह बात सुनी, अलेक्जेंडर ने अनिका से पूछा, तो क्या वह मर जाएंगे? अनिका और आशीष दोनों के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। तभी आशीष ने अलेक्जेंडर की ओर देखकर कहा, हाँ, वह मर जाएंगे। अलेक्जेंडर यह जवाब सुनने के बाद गहरी सोच में डूब गया। कुछ देर बाद अलेक्जेंडर ने अनिका की ओर देखकर पूछा, उन्हें मरने में कितने दिन लगने वाले हैं? अनिका ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, तुम्हारे अच्छे पापा को ठीक होने में 2 से 3 दिन का वक्त लगेगा। मम्मा उन्हें ठीक कर देगी और उसके बाद तुम्हारे बुरे पापा हमेशा हमेशा के लिए हम सबकी जिंदगी से चले जाएंगे। तभी अलेक्जेंडर ने फिर से अनिका की ओर देखकर कहा, अगर वह मर गए तो क्या आप लोग उन्हें मेरे बगल में यही गार्डन में दफन कर सकते हैं? अलेक्जेंडर की यह बात सुनकर वहां खड़े सभी लोगों की आंखें भर आई। अनिका और रोहित ने लाख समझाने की कोशिश की थी कि क्रिस्टोफर अच्छा आदमी नहीं था और उससे अलेक्जेंडर का फायदा उठाने के लिए उसके साथ अच्छा बर्ताव किया था, मगर अलेक्जेंडर के दिल में क्रिस्टोफर के लिए फीलिंग्स बदली नहीं। अलेक्जेंडर ने फिर से मन ही मन कुछ सोचने के बाद अनिका से पूछा,
क्या क्रिस्टोफर डैड अच्छे नहीं हो सकते? इस बार अनिका नन्हे से अलेक्जेंडर का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी, इसलिए अलेक्जेंडर का दिल रखते हुए अनिका ने कहा, जरूर ऐसा हो सकता है, तुम्हारे क्रिस्टोफर डैड अच्छे हो सकते हैं। यह बात सुनते ही अलेक्जेंडर के चेहरे पर चमक आ गई। अलेक्जेंडर ने मुस्कुराते हुए अनिका की ओर देखा और कहा, मैं उन्हें अपनी आंखों से अच्छा होता हुआ देखना चाहता हूँ, क्या आप ऐसा कर सकती हो? अनिका ने प्यार से अलेक्जेंडर को अपनी गोद में उठा लिया और कहा, तुम जरूर देखोगे, अभी रात बहुत हो चुकी है, तुम जाओ सो जाओ। अनिका की बात सुनकर अलेक्जेंडर ने अनिका से पूछा, अगर मैं सो गया तो क्या कल सुबह जाग पाऊंगा? अनिका अलेक्जेंडर को अपनी गोद में उठाकर बच्चों की बेडरूम में ले गई और अलेक्जेंडर को प्यार से बिस्तर पर लेटाते हुए अलेक्जेंडर के माथे पर हाथ फेरते हुए अनिका ने कहा, तुम जरूर जागोगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा। इसके बाद अनिका ने बड़े ही प्यार से अलेक्जेंडर की छाती पर थपकियां देते हुए अलेक्जेंडर को सुला दिया। जैसे ही अनिका बच्चों के बेडरूम से बाहर आई, अनिका ने देखा कि आर्यन अपनी आंखों में आंसू लिए अनिका की ओर देख रहा था और दबी हुई आवाज में अनिका से पूछ रहा था, मम्मा, कल सुबह अलेक्जेंडर जागेगा ना? दरअसल इस बात का जवाब तो खुद अनिका के पास भी नहीं था। अनिका भी भरी हुई आंखों से रोहित की ओर देखने लगी। रोहित ने जब अनिका से कहा था कि वह आशीष का इलाज करने के लिए V16 पावर ड्रग के आखिरी डोज का इस्तेमाल करे, तब अनिका ने सिर्फ रोहित पर भरोसा रख कर ही वह कदम उठाया था। अनिका को इस दुनिया में अब सबसे ज्यादा किसी पर भरोसा था तो वह सिर्फ रोहित पर था। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि रोहित के पास उसकी हर एक एक्शन का एक प्लान होता था। अनिका को भरोसा था कि अलेक्जेंडर को बचाने के लिए भी जरूर रोहित ने कोई प्लान सोच रखा होगा, मगर अनिका खुद भी यह नहीं जानती थी कि वह प्लान क्या था और रोहित किस वक्त उस प्लान को अमल में लाने वाला था, या फिर रोहित ने सचमुच आशीष के एहसानों को चुकाने के लिए अपने बेटे की बलि चढ़ा दी थी। बच्चों के सोने के बाद रात भर आशीष, अनिका और रोहित को नींद नहीं आई। वह तीनों अलेक्जेंडर को जागने का इंतजार कर रहे थे। जब सुबह हुई तब आशीष फ्रेश होने के लिए कुछ देर अपने कमरे में गया। जब आशीष अपने वॉशरूम में जाकर आईने के सामने खड़ा होकर अपना चेहरा धो रहा था, तब अचानक आशीष की नजरें अपने सामने आईने से टकराई। धीरे धीरे आशीष की आंखों का रंग बदलने लगा। अचानक ही आशीष की आंखें लाल होने लगी। तभी अपने चेहरे से पानी साफ करते हुए आशीष ने आईने में देखकर अपने आप से कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? तभी अचानक आशीष की आवाज में भारीपन आ गया। इस बार क्रिस्टोफर ने अपनी भारी आवाज में आशीष के सवाल का जवाब देते हुए कहा, क्योंकि तुम आज मुझे मारने वाले हो। तुम कितने घटिया आदमी हो। तुमने इतनी गहरी प्लानिंग करके मुझे मेरे बेटे के सामने विलेन साबित कर दिया। तुमने उसकी नजरों में मुझे बुरा साबित करने की कोशिश की। लोगों के सामने तुमने मुझे विलेन बना दिया, मगर यह लोग बेवकूफ हैं। वह लोग तुम्हारा असली चेहरा नहीं जानते। हम दोनों में अगर कोई ज्यादा खतरनाक है तो वह मैं नहीं, तुम हो। तभी अचानक अपने चेहरे पर चश्मा लगाते हुए आशीष ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए क्रिस्टोफर से कहा, चुप हो जाओ, बिल्कुल चुप हो जाओ। मैंने तुम्हें इसलिए बाहर नहीं आने दिया ताकि तुम मेरी इंसल्ट करो। आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है। मैंने सोचा तुम्हें भी कुछ बोलने का मौका दिया जाए, मगर इसका मतलब यह नहीं कि तुम बाहर आकर मेरी इंसल्ट करो। फिर अचानक ही क्रिस्टोफर ने अपने चेहरे से चश्मा उतारते हुए आशीष से कहा, तुम इस दुनिया के सबसे धोखेबाज हो। हमने तय किया था कि हम दोनों मिलकर किंग का सामना करेंगे। हाँ, मैं बचपन से काफी गुस्सैल था। मुझे शांत करने के लिए तुम्हारी मदद की जरूरत थी। तुम मेरी जिंदगी में आए। तुमने मुझसे वादा किया कि तुम अपनी प्लानिंग के जरिए बूढ़े किंग को मेरे साथ मिलकर हराओगे। बूढ़ा किंग तो तुम्हारी प्लानिंग के सामने पहले ही फेल हो चुका था, मगर उसके बाद भी तुमने अपनी खतरनाक प्लानिंग जारी रखी। सबके सामने मुझे बुरा साबित कर दिया और अब मेरे बेटे की नजरों में भी मुझे विलन बनाना चाहते हो। तुम सब लोगों को बेवकूफ बना सकते हो, मगर मेरे बेटे को बेवकूफ नहीं बना सकते। तभी अचानक अपनी आवाज ऊंची करते हुए आशीष ने क्रिस्टोफर से कहा, कौन मानेगा तुम्हारी बातें? कौन मानेगा? लोगों की नजरों में, कानून की नजरों में और बहुत जल्द तुम्हारे बेटे की नजरों में भी मैं तुम्हें विलन साबित करूंगा। यह मत भूलो कि मैं तो स्पेशल डिपार्टमेंट का एक एजेंट हूँ। इस शरीर में जितने भी बुरे काम किए हैं, जितने भी गुनाह किए हैं, वह सब तो क्रिस्टोफर यानी कि तुमने किए हैं।
आशीष तो बिल्कुल बेकसूर है। मैं तो स्पेशल डिपार्टमेंट की मदद करने वाला एक एजेंट हूँ। अनिका और रोहित का हमदर्द, बच्चों की जान बचाने वाला, और तुम एक खतरनाक मुजरिम। अब तुम जिंदा रहकर करोगे क्या? यह मत भूलो कि हम दोनों में अगर यह शरीर तुम्हें मिल जाता है तभी कानून तुम्हें मौत की सजा सुनाएगी। इससे तो बेहतर है कि अनिका ही तुम्हें मार दे। वैसे भी तुम अनिका से प्यार तो करते ही हो, उसके हाथों मरोगे तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा। तभी क्रिस्टोफर ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए आशीष से कहा, तुम झूठे हो, मकार हो, फरेबी हो। मैं अनिका से प्यार नहीं करता। मैं तो सिर्फ उसे अपना गुलाम बनाना चाहता था, क्योंकि मुझे अगर इस दुनिया में खुद से ज्यादा कोई शक्तिशाली और पावरफुल लगता था तो वो सिर्फ अनिका थी। इसलिए मेरे सर पर यह जुनून छाया रहता था कि मैं अनिका को अपना गुलाम बनाऊं। जहां तक बात रही बुरे कर्मों की, तो मेरे हर बुरे कर्मों की प्लानिंग तुमने की। सारी की सारी प्लानिंग तुम्हारी होती थी। मैं तो सिर्फ वह हाथ था जिससे उसका दिमाग जो कहे वह काम कर देता था। अगर मैं तुम्हारी बंदूक था तो उसे चलाने वाले तुम थे, और यह बात तुम अच्छी तरह से जानते हो। तभी आशीष ने अपने हाथ मसलते हुए क्रिस्टोफर से कहा, अरे भाई, यह सारी बातें तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, मगर तुम्हारी इन बातों पर विश्वास कौन करेगा? और अब तो डॉक्टर अनिका, मेरा मतलब है डॉक्टर अमृता की मदद से तुम्हारा बाहर आना भी काफी मुश्किल हो गया है। उसकी दवाइयाँ, उसकी ट्रीटमेंट तुम्हें बाहर आने नहीं देगी। तुम बाहर आओगे नहीं तो कुछ बोल नहीं पाओगे। अगर तुम बोलोगे भी नहीं तो तुम्हारी बात कौन मानेगा? लोगों की नजरों में तो तुम विलन हो और मैं हीरो। लोग तो यह भी नहीं जानते कि दरअसल यह शरीर तो तुम्हारा है। मेरी पर्सनालिटी तो कुछ दिनों के लिए इस शरीर में मेहमान बनकर आई थी, मगर आज देखो, तुम्हारा शरीर पूरी तरह से मेरे कब्जे में है। कुछ ही घंटों में तुम्हारी मौत भी हो जाएगी, जिसके बाद यह शरीर पूरी तरह से मेरा हो जाएगा और मैं आजाद। क्रिस्टोफर ने काफी देर तक चीख चीख कर लोगों को बुलाने की कोशिश की, मगर आशीष क्रिस्टोफर को बाहर आने से रोक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अपने ही गले के अंदर आशीष क्रिस्टोफर की आवाज दबा रहा था। क्रिस्टोफर तड़प तड़प कर बाहर आने की कोशिश कर रहा था, मगर आशीष ने अपने शरीर की सारी नसें दबाकर क्रिस्टोफर को बाहर आने से रोका। आशीष के चेहरे की सारी नसें आईने में साफ नजर आने लगी थी। चेहरा धीरे धीरे लाल होने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे आशीष कोई इंसान नहीं बल्कि कोई टाइम बम था, जो कुछ देर में ही ब्लास्ट होने वाला था। मगर तभी अचानक आशीष ने अपने शरीर को जोर से झटका दिया और उसके चेहरे की सारी नसें फिर से शांत हो गई। आशीष ने अपनी आंखें खोली और चेहरे पर चश्मा चढ़ाते हुए आईने में देखकर कहा, आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है क्रिस्टोफर। थोड़ा आराम कर लो। कुछ ही देर में तुम्हारी महबूबा अनिका तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला देगी।